करीब 8.7 करोड़ युवा ऐसे हैं जो ना पढ़ाई कर रहे हैं, न रोजगार में हैं और न किसी तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं। नौकरी के बाजार में प्रवेश करने के लिए उसके पास जरूरी स्किल, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं होता। किसी व्यक्ति ने ट्रेनिंग पूरी कर ली, सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन क्या उसे नौकरी मिली? क्या उसकी इनकम बढ़ी? क्या उसे बेहतर करियर मिला? क्या उसे इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का रास्ता मिला? भारत को दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है और यही युवा आबादी भारत के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकीय लाभ का सबसे बड़ा आधार मानी जाती है। लेकिन अब नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट इस डेमोग्राफिक डिविडेंड के सामने गंभीर सवाल खड़ा करती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 15 से 29 साल की उम्र के करीब 8.7 करोड़ युवा ऐसे हैं जो ना पढ़ाई कर रहे हैं, न रोजगार में हैं और न किसी तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन्हें नीट कहा जाता है, यानी नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। लेकिन इस आंकड़े को सिर्फ बेरोजगारी का आंकड़ा समझना गलत होगा, क्योंकि नीट का मतलब यह नहीं है कि ये सभी 8.7 करोड़ युवा नौकरी की तलाश में बैठे हैं। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पढ़ाई के लिए बाहर हैं, काम नहीं कर रहे हैं और किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम से भी नहीं जुड़े हैं। खासतौर पर घरेलू जिम्मेदारियां निभाने वाले युवाओं की बड़ी संख्या इस श्रेणी में आती है और यहीं से इस पूरे रिपोर्ट की असली कहानी शुरू होती है। नीति आयोग की मूल रिपोर्ट में इसे करीब 9 करोड़ और लगभग 11% नीट युवा बताया गया है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, यह आंकड़ा आज की तारीख का लाइव काउंट नहीं है। नीति आयोग ने इसके लिए 78वें दौर के नेशनल सैंपल सर्वे के 2021 के आंकड़ों का इस्तेमाल किया है। यानी अगस्त 2026 में जारी हुई रिपोर्ट में इस्तेमाल किया गया नीट आंकड़ा मूल रूप से 2021 के डेटा पर आधारित है। नीति आयोग की रिपोर्ट खुद अलग अलग हिस्सों के लिए 2021 से 2024 तक के स्रोतों का इस्तेमाल करती है। इसलिए इसे यह कहकर पेश करना कि आज भारत के ठीक 8.7 करोड़ युवा पढ़ाई और नौकरी से बाहर हैं, पूरी तरह सटीक नहीं होगा। सही बात यह है कि उपलब्ध 2021 एनएसएस डेटा के आधार पर करीब 8.7 करोड़ 15 से 29 वर्षीय युवा नीट श्रेणी में थे। यह फर्क छोटा नहीं है, क्योंकि नीति बनाने के लिए डेटा की तारीख उतनी महत्वपूर्ण होती है जितना डेटा का आकार। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर आंकड़ा पुराना है तो चिंता आज क्यों? क्योंकि रिपोर्ट जिस समस्या की ओर इशारा करती है वो सिर्फ 2021 की समस्या नहीं है। वो समस्या है शिक्षा से रोजगार तक पहुंचने के रास्ते में बड़ा गैप। यानी भारत में एक बच्चा स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है, डिग्री लेता है, लेकिन उसके बाद नौकरी के बाजार में प्रवेश करने के लिए उसके पास जरूरी स्किल, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं होता। नतीजा यह है कि डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, या नौकरी है तो डिग्री के अनुरूप नहीं, या फिर व्यक्ति एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकल जाता है और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में भी प्रवेश नहीं कर पाता। यही ट्रांजिशन गैप इस रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण चिंता है। अब सवाल तो यह भी उठेगा कि डिग्री और नौकरी के बीच इतना बड़ा फासला आखिर क्यों है? तो नीति आयोग की रिपोर्ट का एक बेहद महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि केवल 8.25% ग्रेजुएट्स ऐसे जॉब में काम कर रहे हैं जो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से मेल खाते हैं, और इस आंकड़े को समझना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी 91.75% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। ऐसा निष्कर्ष निकालना गलत होगा। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में ग्रेजुएट्स ऐसी नौकरियों में हैं जो उनकी शिक्षा या क्वालिफिकेशन से सीधे मेल नहीं खाती। यानी भारत की समस्या सिर्फ नौकरी कितनी है यह नहीं है, समस्या यह भी है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसकी बाजार में कितनी मांग है, और जो बाजार मांग रहा है वो शिक्षा व्यवस्था में कितनी जल्दी सिखाया जा रहा है। यही मिसमैच भारत के स्किल क्राइसिस की जड़ में दिखाई देता है। दूसरी तस्वीर बेरोजगारी। यहां एक और डिस्टिंक्शन जरूरी है। नीट और अनएम्प्लॉयमेंट एक ही चीज नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि व्यक्ति लेबर फोर्स में है, काम करना चाहता है और काम खोज रहा है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा। लेकिन
नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग यानी नीट की परिभाषा इसके व्यापक है। एक व्यक्ति नीट के दायरे में हो सकता है लेकिन वो एक्टिवली जॉब सर्च ना कर रहा हो। उदाहरण के लिए कोई युवा घरेलू जिम्मेदारियों में लगा है, किसी परिवार के देखभाल की जिम्मेदारी उठा रहा है, पढ़ाई छोड़ चुका है लेकिन नौकरी की तलाश भी नहीं कर रहा। वो नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग की कैटेगरी में आ सकता है। इसलिए 8.7 करोड़ के सीधे आंकड़े को 8.7 करोड़ बेरोजगार कहना भी फैक्चुअली सही नहीं होगा। दरअसल नीति आयोग के विश्लेषण में नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग युवाओं का करीब 88% हिस्सा डोमेस्टिक ड्यूटीज से जुड़ा हुआ बताया गया है। और यह आंकड़ा एक और बड़े सवाल की ओर ले जाता है कि भारत में युवा आबादी का कितना हिस्सा लेबर मार्केट से इसलिए बाहर है क्योंकि उसके पास रोजगार के अवसर नहीं है, और कितना इसलिए क्योंकि उसके ऊपर परिवार और घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ है। इसका सबसे बड़ा असर महिलाओं पर दिखाई देता है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में महिलाओं को अलग क्रॉस कटिंग सेगमेंट के रूप में देखा है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के सामने केवल स्किल की समस्या नहीं है, उनके सामने घर और काम के बीच संतुलन, आने जाने की समस्या, सुरक्षित रोजगार, विश्वसनीय ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर तक पहुंच जैसी कई बाधाएं हैं। यानी अगर कोई महिला स्किल ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंच ही नहीं सकती तो केवल ट्रेनिंग प्रोग्राम बना देने से समस्या हल नहीं होगा। ऐसे में सवाल है कि असली संकट ट्रेनिंग की कमी है या ट्रेनिंग की गुणवत्ता, और यह शायद इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा सवाल है। भारत में स्किल डेवलपमेंट पर पिछले वर्षों में काफी खर्च हुआ है। नीति आयोग के अनुसार 2014-15 में अब तक 7.67 करोड़ लोगों को फॉर्मली ट्रेन किया जा चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से स्किलिंग से जुड़े खर्च के लिए करीब 34,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया था। तो फिर सवाल उठता है कि अगर करोड़ों लोग ट्रेंड हो चुके हैं तो फिर स्किल मिसमैच क्यों है? जवाब शायद संख्या में नहीं, आउटकम में छिपा हुआ है। किसी व्यक्ति ने ट्रेनिंग पूरी कर ली, सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन क्या उसे नौकरी मिली? क्या उसकी इनकम बढ़ी? क्या उसे बेहतर करियर मिला? क्या उसे इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का रास्ता मिला? और यही असली सवाल है। इसलिए नीति आयोग का जोर केवल कितने लोगों को ट्रेन किया गया पर नहीं, बल्कि ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ इस पर है। मतलब भारत का स्किल इकोसिस्टम अभी भी काफी हद तक लीनियर है, क्योंकि हमारे यहां एक पारंपरिक रास्ता रहा है, स्कूल, फिर कॉलेज, फिर डिग्री और फिर नौकरी। लेकिन असली दुनिया अब ऐसी नहीं है। कोई व्यक्ति कॉलेज छोड़ सकता है, कुछ साल नौकरी कर सकता है, फिर नई स्किल सीख सकता है, नौकरी बदल सकता है, अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, फिर वापस एजुकेशन में भी आ सकता है, और टेक्नोलॉजी बदलने के साथ उसे बार बार री स्किल और अप स्किल करना पड़ सकता है। नीति आयोग इसी को नॉन लीनियर लर्निंग और लाइफ लॉन्ग स्किलिंग की दिशा में ले जाने वाली बात करता है। रिपोर्ट की एक और बड़ी सिफारिश है कि स्किल डेवलपमेंट को स्कूल के बाद की चीज ना माना जाए, बल्कि कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स से परिचित कराया जाए। इसके साथ वोकेशनल एक्सपोजर और प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ाया जाए। यानी बच्चे को यह पता होना चाहिए कि अगर मैं साइंस पढ़ रहा हूं तो आगे कौन कौन से करियर हैं, अगर मैं कॉमर्स पढ़ रहा हूं तो वो कौन कौन से प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जो मेरे लिए जरूरी हैं, अगर मैं ह्यूमैनिटीज पढ़ रहा हूं तो मेरे सामने करियर के कौन कौन से रास्ते होंगे, और अगर मैं वोकेशनल एजुकेशन को चुनता हूं तो क्या मैं आगे डिप्लोमा या डिग्री तक जा सकता हूं, हायर एजुकेशन की तरफ जा सकता हूं। और रिपोर्ट इसी तरह के मल्टीपल पाथवेज की बात करती है। इसके साथ ही आईटीआई और वोकेशनल एजुकेशन को लेकर भी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि भारत में वोकेशनल एजुकेशन को अक्सर एकेडमिक एजुकेशन से कमतर समझा जा रहा है। जैसे डिग्री एक अच्छा रास्ता है और आईटीआई या वोकेशनल कोर्स दूसरा रास्ता। लेकिन आधुनिक इकोनॉमी में ऐसा विभाजन नुकसानदेह हो सकता है।
जर्मनी जैसे देशों की बात करें तो वहां पर वोकेशनल एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच एक मजबूत संबंध देखने को मिलता है। नीति आयोग ने भी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे देशों के स्किलिंग मॉडल्स का अध्ययन किया है। भारत के लिए संदेश साफ है, स्किल को डिग्री का विकल्प नहीं बल्कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच पुल बनाना होगा, क्योंकि क्लासरूम में सीखी स्किल और वर्क प्लेस में इस्तेमाल होने वाली स्किल हमेशा एक जैसी नहीं होती है। एक छात्र अगर सिर्फ किताब में किसी मशीन के बारे में पढ़ता है तो वो उस मशीन पर काम करने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। इसलिए अप्रेंटिसशिप महत्वपूर्ण है, यानी लर्न व्हाइल यू अर्न, काम करते हुए सीखना। नीति आयोग ने अप्रेंटिसशिप को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच एक महत्वपूर्ण ब्रिज के रूप में देखा है। अगर कॉलेज डिग्री के साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप को मजबूत किया जाए तो ग्रेजुएट के जॉब रेडी होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल सरकार से भी है, क्योंकि स्किल ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सिर्फ युवाओं पर नहीं डाली जा सकती है। अगर किसी युवक को कहा जाए कि आप स्किल सीखिए और नौकरी पाइए, तो अगला सवाल यह होगा कि ट्रेनिंग सेंटर है कहां, उसकी फीस कितनी है, ट्रेनिंग के दौरान परिवार का आखिर खर्च चलाएगा कौन, कहां से पैसे आएंगे कि परिवार का खर्चा चलेगा, ट्रेनिंग के बाद नौकरी की गारंटी या प्लेसमेंट कितना विश्वसनीय है, नौकरी मिलेगी इसकी कोई गारंटी होगी, और अगर नौकरी उसके शहर में नहीं है तो माइग्रेशन का आखिर खर्चा उठाएगा कौन। नीति आयोग की रिपोर्ट खुद अफोर्डेबिलिटी, इंफॉर्मेशन, एक्सेस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसी बाधाओं की ओर इशारा करती है। इसलिए गरीब परिवार के युवक के लिए स्किल ट्रेनिंग सिर्फ कोर्स की फीस का सवाल नहीं है, यह समय और आय का भी सवाल है। अगर वो 3 महीने ट्रेनिंग करेगा तो 3 महीने कमाएगा कैसे? और यही वजह है कि रिपोर्ट सब्सिडाइज्ड ट्रेनिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट जैसे उपायों की जरूरत बताती है। वैसे यह आंकड़ा हमें यह नहीं बताता कि भारत के 8 करोड़ 70 लाख युवा बेरोजगार बैठे हैं। यह बताता है कि करोड़ों युवा उस इंस्टीट्यूशनल पाथवे से बाहर हैं जो एजुकेशन, ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट को आपस में जोड़ता है। और यही ज्यादा गंभीर समस्या है, क्योंकि अगर कोई युवा 1 साल एजुकेशन से बाहर रहता है तो फिर 2 साल एम्प्लॉयमेंट से बाहर रहता है और ट्रेनिंग भी नहीं लेता, तो उसके लिए लेबर मार्केट में दोबारा प्रवेश करना और कठिन हो सकता है। स्किल तेजी से बदलती है, टेक्नोलॉजी के दौर में पुरानी होती जाती है, इसलिए लंबे समय तक सिस्टम से बाहर रहना भविष्य की एम्प्लॉयबिलिटी को प्रभावित कर सकता है। भारत के पास बड़ी युवा आबादी है, लेकिन युवा आबादी अपने आप डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं बन जाती, उसे प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल में बदलना पड़ता है। और इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली एजुकेशन, यानी अच्छी और रिलेवेंट एजुकेशन। दूसरी स्किल, यानी इंडस्ट्री और इकोनॉमी की जरूरत के मुताबिक स्किल। और तीसरी है एम्प्लॉयमेंट, यानी ऐसी नौकरियां जिनमें उस स्किल का इस्तेमाल हो और आय और करियर प्रोग्रेशन की संभावना हो। अगर एजुकेशन है लेकिन स्किल नहीं तो डिग्री मिल जाएगी, जॉब नहीं मिलेगा। अगर स्किल है लेकिन जॉब नहीं है तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाएंगे लेकिन इनकम नहीं होगा। और अगर जॉब्स है लेकिन स्किल मिसमैच है तो वैकेंसी और बेरोजगार दोनों साथ साथ दिखाई देंगे। यानी यही मिसमैच भारत की सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। भारत के सामने सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास कितने युवा हैं, सवाल यह है कि हमारे युवाओं को किस तरह की शिक्षा मिल रही है, वो कौन सी स्किल सीख रहे हैं, उन स्किल की बाजार में मांग कितनी है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिक्षा से रोजगार तक पहुंचने का रास्ता उनके लिए खुला है? क्योंकि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सिर्फ बड़ी युवा आबादी पर्याप्त नहीं होगी, उसे उस युवा आबादी को एजुकेटेड, स्किल्ड, एम्प्लॉयबल और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव बनाना होगा। वरना डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसे भारत अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है, वही डेमोग्राफिक चैलेंज में बदल सकता है। और शायद नीति आयोग के इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा संदेश भी यही है कि भारत को युवाओं को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उन्हें सिर्फ ट्रेन भी नहीं करना है, उन्हें एजुकेशन से स्किल
और स्किल से सस्टेनेबल लाइवलीहुड तक पहुंचाने का पूरा रास्ता बनाना है। यही रास्ता तय करेगा कि भारत की युवा आबादी 2047 में देश की सबसे बड़ी ताकत बनेगी या सबसे बड़ी अधूरी संभावना।